संजय, और कौन आ रहा है? सक्षम से बात हुई? नरेंद्र, गुज्जर, सबको बोलो फटाफट से ज्वाइन करें। जी। नहीं आंटी, धुले हुए धुले। और कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैडम सबको तो बोल दिया, अब आते होंगे थोड़ी देर हाँ, में। क्या? मैडम सबको बोल दिया, आ रहे होंगे। पूछ लो, नहीं तो घर जाके पढ़ा दूं उनको। पूछ लो। सक्षम, हाँ मैडम, पूछ रहे है ना? घर जाके पढ़ाना है क्या? तो वो भी पूछ लो, एड्रेस ले लो सबका। कल हमने देखा था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक कैसे होती है, क्लैंप बर्निंग और क्लीन बर्निंग हमने देखी थी। अब क्वालिटी ऑफ गुड ब्रिक क्या होती है वो हम एक बार और थॉरो रिवाइज कर लेते हैं। The good brick which are to be used for the construction important structure should be possesses the following qualities. इन qualities से परिपूर्ण होनी चाहिए हमारी ब्रिक। कैसे? द ब्रिक शुड बी टेबल मोल्डेड होनी चाहिए, वेल बर्न्ड काय में होनी चाहिए, क्लीन्स में, ठीक है। कॉपर कलर्ड होनी चाहिए, उसका कलर फाइन होना चाहिए, कॉपर कलर का होना चाहिए, फ्री फ्रॉम क्रैक्स, कोई भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए, शार्प और स्क्वायर उसकी एजेस होना चाहिए, उसके कोने कैसे होने चाहिए, शार्प और स्क्वायर। हो। कलर शुड बी यूनिफॉर्म एंड ब्राइट, एक जैसा पूरी ईंट में कलर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर वाला डार्क इधर वाला लाइट, और ब्राइट कलर का होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है हमारा, द ब्रिक शुड बी यूनिफॉर्म इन शेप,
शेप उसका पूरा यूनिफॉर्म होना चाहिए, एंड शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड साइज। ये स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? ईंट का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? 9 सेंटीमीटर। हाँ, स्टैंडर्ड साइज में हमारी ब्रिक होनी चाहिए। द ब्रिक शुड गिव अ क्लियर मेटेलिक रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्राइक विथ ईच अदर। दो ईंटों को टकराने पर मेटेलिक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है। द ब्रिक व्हेन ब्रोकन और फ्रैक्चर शुड बी शो द ब्राइट होमोजीनियस एंड यूनिफॉर्म कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फ्री फ्रॉम वॉइड्स। अगर हम किसी ईंट को तोड़कर या फ्रैक्चर करके देखते हैं अंदर से उसका क्रॉस सेक्शन, तो वो कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए हमारा, मतलब एक जैसा दिखना चाहिए। यूनिफॉर्म कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब हम जब उसको तोड़ते हैं तो यूनिफॉर्मली हमारा ब्रिक टूटना चाहिए, और अंदर का स्ट्रक्चर एक जैसा कॉम्पैक्ट तरह का होना चाहिए। और कैसे फ्री होना चाहिए? छेदों से फ्री होना चाहिए, मतलब उसमें कम से कम छेद होने चाहिए या हमारे वॉइड्स होने चाहिए। द ब्रिक शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 20% बाय वेट फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक। क्या है? 20% किसके वेट का? ईंट के वेट का। सपोज हमारी ईंट का वेट है 3.2 kg, ठीक है। 3.2 kg हमारे ईंट का वेट है, तो कैसे निकालेंगे हम इसका 20%? कैसे निकालेंगे? मैडम इसको 20% से 3.2 केजी को हम में ले लेंगे 20% से कम 3000। वेट, 20% से कम वेट इसका एब्जॉर्ब होना चाहिए वाटर का, मतलब जितने छेद होंगे उतना पानी एब्जॉर्ब करेगा। अब 3.2 kg मतलब 1 kg में 1000, तो ये 3200 ग्राम होगा, ठीक है। इसका हमको 20% निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100, 640 ग्राम्स। ठीक है। 640 ग्राम से ज़्यादा पानी नहीं सोखना चाहिए अगर हमारी 3.2 kg की ब्रिक है। तो हम क्या बोलेंगे? ऐसी ब्रिक कौन सी कहलाएगी? फर्स्ट क्लास ब्रिक, ठीक है। आई बात समझ में? वही बात करते हैं हम सेकंड क्लास ब्रिक की। तो बोल रहे हैं जैसे हम पानी में डुबोते 24 घंटे के पीरियड में, तो वो कितना 22% से ज़्यादा पानी नहीं सोखनी चाहिए, तो वो कौन सी कहलाएगी? हमारी सेकंड क्लास, ठीक है। और थर्ड क्लास ब्रिक के लिए कोई वो नहीं है, मतलब 22% से ज़्यादा पानी जो सोखेगी वो कहलाएगी हमारी थर्ड क्लास ब्रिक, ठीक है। फर्स्ट क्लास कितना? 20% से कम पानी सोखना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? 20% या 20% से कम। और सेकेंड क्लास ब्रिक कितना? 20 से 22% तक सोखती है पानी, ठीक है। और थर्ड क्लास ब्रिक जो 22% से ज़्यादा पानी सोखेगी वो कौन सी ब्रिक होगी? हमारी थर्ड क्लास ब्रिक, अगर वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो। आई बात समझ में? ये था हमारा यस मैडम। फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट क्या बोलता है? द ब्रिक शुड बी सफिशिएंट हार्ड। कितना संतोषजनक हार्ड होनी चाहिए हमारी ब्रिक। नो इम्प्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन द ब्रिक सरफेस व्हेन इट इज स्क्रैच्ड विद द फिंगर नेल। वही हम अपने नाखून से स्क्रैच करते अगर हमारी ब्रिक के सरफेस को, तो उसमें क्या कोई भी इम्प्रेशन नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। The brick should not be break in the pieces when dropped flat on hard ground from about 1 meter height। एक हमारी फ्लैट सरफेस पे जो हार्ड हमारी सरफेस है उस पे गिराते हम 1 मीटर की ऊंचाई से, तो वो कैसी होनी चाहिए? टूटने लायक नहीं होनी चाहिए, मतलब टूटनी नहीं चाहिए। अगला पॉइंट हम देखते हैं, द ब्रिक शुड हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड दे शुड बी साउंड प्रूफ। ये लो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? अगर हमने ब्रिक का एक सिरा
गरम करा तो दूसरा सिरा उसकी अपेक्षाकृत कम गरम होना चाहिए, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी जो हीट का परिवहन होता है वो कम होना चाहिए हमारी ईंटों में। इससे क्या होगा कि अगर जिसका थर्मल कंडक्टिविटी कम होगा, जब हम उसका घर बना लेंगे, दीवारें बना लेंगे, तो क्या होगा, वो कम गरमाएगी या कम ठंडाएगी। ठीक है, मतलब हीट इंसुलेशन टाइप की हमारी ईंटें होनी चाहिए। ठीक है, दे शुड बी साउंड प्रूफ। ये कैसी होनी चाहिए, साउंड प्रूफ होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा इसमें साउंड का परिवहन नहीं होना चाहिए हमारी ईंटों के द्वारा। द ब्रिक when soaked in water for 24 hours should not deposit of white salt when allowed to dry in the shade। ये कौन सा टेस्ट था हमारा? हिटलर। हाँ, क्या बोल रहे हैं, अगर जब हम ब्रिक को किसमें डुबो के रखेंगे, पानी में 24 घंटे के लिए, फिर उसके बाद हम जब निकाल के उसको शेड में रखेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, वाइट सॉल्ट का डिपोजिशन नहीं होना चाहिए, मतलब वाइट पैचेस नहीं पड़ने चाहिए। वाइट पैचेस पड़ने का कारण क्या होता है, अगर हमारी ईंट में कैसे सॉल्ट, हमारी क्ले में, हमारी मिट्टी में जिससे ईंट बनाई गई है उसमें अगर सॉल्ट्स प्रेजेंट है तो वो कैसे करेंगे, मतलब हमारे क्या बोलते ईंटों पे वाइट पैचेस छोड़ेंगे। ठीक है, अब अगला हमारी क्वालिटी क्या होनी चाहिए ब्रिक की, 10th नंबर, नो ब्रिक शुड हैव क्रशिंग स्ट्रेंथ बिलो 5.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्क्वायर क्यों बोला है मैडम 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर ऊपर, स्क्वायर हाँ, बोलते हैं। जैसे हमारी ये ब्रिक का कांटेक्ट एरिया जो भी होगा, ठीक है, ये फ्रॉग है हमारा, अगर स्टैंडर्ड साइज की बात करते तो हम कितना होता है उसका स्टैंडर्ड साइज हमारा, ये वाला साइड 19 और ये वाला साइड 9। अब इसका एरिया निकालो जरा, एक ब्रिक का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ हाँ, 19 171 इंटू सेंटीमीटर 9। स्क्वायर। अब एरिया को कैसे डिनोट करेंगे हम, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो एरिया जो होता है हमारा उसके ऊपर, मतलब ये वाला जो एरिया है उस पे जो भी लोड लगाएंगे, तो अगर 1 बाय 1 सेंटीमीटर की जो ब्रिक होगी ना उस पे 5.5 न्यूटन से कम लोड नहीं होना चाहिए। तो पूरी ब्रिक पे टोटल कितना लोड होगा, तो आप उस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता पड़ेगा पूरी ब्रिक कितना झेल पाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैडम। तो ऐसे होता है कि अगर 1 सेंटीमीटर एरिया की हम बात करें तो वो कितना लोड झेलनी चाहिए हमारी, कम से कम 5.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 5.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हाँ, तो ये हमारी जो ईंट है 19 नहीं होगी, इसको 190 होगी, में अगर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मैडम मैंने तो सेंटीमीटर स्क्वायर में बोला था। तो अरे दादा, अगर वो न्यूटन में है तो हमको में कन्वर्ट करनी पड़ेगी ना। हाँ मैडम। ये 19 सेंटीमीटर है और में करेंगे तो 190 हो जाएगी, है ना, और ये कितनी हो जाएगी, 90 है ना। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका में, 90 इंटू 90 इक्वल्स टू 17100। ये इसका एरिया हो गया 17,000। काय में स्क्वायर में। ठीक है, अब Yes, एक पे कितना बोल रहे हैं, 5.5 न्यूटन, तो इतने में कितना, तो हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कि पूरी ईंट को कितना झेलना चाहिए, करो मल्टीप्लाई। 17 सॉरी 171
into 5.5 94,050 94,500 सॉरी 50 मैडम सॉरी 50 है वो 50 सॉरी इतना ठीक है। अरे न्यूटन मैडम 94,050 940 अरे 50 सबर तो रखो ठीक है, इतना ना हाँ मैडम सही है। ये इतना लोड झेलना चाहिए पूरी ब्रिक को, है ना। और इसको हाँ अब मैडम काय में चेंज कर लेते हैं हम किलो न्यूटन में, तो किलो न्यूटन में चेंज करेंगे तो इधर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 94 किलो न्यूटन और आगे का हम इग्नोर कर देंगे। ये क्या पूरी ईंट हमारी झेल सकने में सक्षम होती है, ठीक है। तो आए ये पूरी क्वालिटीज ब्रिक की समझ में, याद यस रहेगी। मैडम ये हम पहले भी रिपीट कर चुके थे, ठीक है। अब स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक कैसे समझेंगे हम, कैसे हमारी ईंट की जो स्ट्रेंथ है उस पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं या कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते, कौन कौन से कारण हमारे ईंट को मजबूत बनने से अफेक्ट करते हैं, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ ब्रिक अर्थ, जो हम क्ले को यूज कर रहे हैं, जो हम मिट्टी को यूज कर रहे हैं, उसका कंपोजिशन कैसा है वो हमारी ब्रिक की ताकत को प्रभावित करेगा, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ क्ले, अगर जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं हमारी क्ले को, वो अगर ठीक तरीके से नहीं करी, अगर ठीक तरीके से हमने क्ले का मटेरियल नहीं बनाया ब्रिक को बनाने के लिए, तो वो भी हमारे स्ट्रेंथ को प्रभावित करेगा। ब्लेंडिंग ऑफ इंग्रेडिएंट, मतलब जो इंग्रेडिएंट है उनको अच्छे से ब्लेंड होने चाहिए, अच्छी तरह से मिक्स होने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो वो भी हमारी स्ट्रेंथ को प्रभावित करेंगे। नेचर ऑफ मोल्डिंग एडॉप्टेड, किस प्रकार से हम उनको मोल्डिंग कर रहे हैं, हैंड मोल्डिंग कर रहे हैं, मशीन मोल्डिंग कर रहे हैं। हैंड मोल्डिंग में ग्राउंड मोल्डिंग कर रहे हैं, टेबल मोल्डिंग कर रहे हैं। मशीन मोल्डिंग में हम क्या कर रहे हैं कि अपनी प्लास्टिक क्ले मशीन यूज़ कर रहे हैं या ड्राई क्ले मशीन यूज़ कर रहे हैं, वायर कट कर रहे हैं कि कौन सी वाली कर रहे हैं। तो हमको इसका सिलेक्शन भी अफेक्टेड करता है, स्ट्रेंथ को प्रभावित करता है। अगर हमने किस प्रकार की मोल्डिंग करी है हमारी ईंट की, उससे भी हमको उसकी ताकत का अंदाज़ा समझ आता है कि वो किस प्रकार की ताकत देने वाली होगी। केयर टेकन इन द ड्राइंग, हमने किस प्रकार से केयर करी है ड्राइंग प्रोसेस के टाइम पे, किस प्रकार से उसको हैंडल विथ केयर करा है, ढंग से हमने अगर उसको सुखोया है, तो वो भी हमारी स्ट्रेंथ को प्रभावित करती है। अगली चीज आती है स्टॉकिंग ऑफ रो और ग्रीन ब्रिक्स, मतलब हमने उसको किस प्रकार से जमाया है और किस प्रकार से उनको सुखाने के लिए किस प्रकार से कौन सी मेथड का यूज किया है। टाइप ऑफ क्लीन, क्लीन मतलब हमारे भट्टे, कौन से भट्टे में हमने उसको पकाया है या बर्न किया है। यूज इंक्लूडिंग टाइप ऑफ फ्यूल, मतलब किस कौन सा फ्यूल हमने उसको पकाने में यूज करा है, कौन से टाइप का फ्यूल हमने पकाने में यूज करा है, वो भी हमारी स्ट्रेंथ को प्रभावित करती है। इट्स फीडिंग, मतलब किस तरह से इनको अपने भट्टे के अंदर आगे पीछे जमाया है, वो भी उससे भी हमको समझ में आ जाता है, ठीक है। बर्निंग एंड कूलिंग प्रोसेस, बर्निंग और कूलिंग प्रोसेस कौन सी हम अपना रहे हैं, वो भी हमारी स्ट्रेंथ को सीधा सीधा प्रभावित करती है। केयर टेकन इन अनलोडिंग, उनको वापस से निकालने में किस प्रकार से हम सावधानियां बरतते, कैसे केयर करते हैं, वो भी हमारी ईंटों को प्रभावित करती है। आई इतनी बात समझ में? यस मैडम। इसमें कोई डाउट, इतना जो मैंने पढ़ाया अभी तक? हमारे जो सिलेबस में जो हमने स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स पढ़ना था, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, होलो ब्रिक, फ्लाई ऐश ब्रिक और पेवर ब्लॉक, ठीक है। इसको और कवर करते हैं, बाद में हमारी पूरा ब्रिक्स
कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसमें से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम कि हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, टेस्ट फॉर ब्रिक हमने पढ़े थे। तो कितने प्रकार के टेस्ट आते हैं, ये सब मिक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, मिक्स में कैसे दिए हुए हैं कि इसमें फील्ड टेस्ट और हमारे लैब टेस्ट दोनों साथ में है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि फील्ड टेस्ट लिखो, तो आप फील्ड पे कौन कौन से टेस्ट करते हैं वो लिखोगे। लैब टेस्ट लिखो तो लैब में कौन कौन से टेस्ट करते हैं वो लिखोगे। अगर कॉमन क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में कि आप टेस्ट लिखो ब्रिक के, तो उसको इस प्रकार से आप लिखोगे जैसे मैं अभी बता रही हूँ। ठीक है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं ये दिए गए हैं। पहला आता है हमारा एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ये हम कहाँ कंडक्ट करते हैं, हमारी लैब में, ये लैब टेस्ट होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन टेस्ट में हम क्या करते हैं कि अ ब्रिक इज टेकन एंड इट्स वेट ड्राई वेट को हम एक ब्रिक लेते हैं और उसका ड्राई वेट करते हैं। फिर क्या करते हैं, इट इज़ इमर्स्ड इन द वाटर फॉर अ पीरियड ऑफ 16 आवर्स। फिर क्या करते हैं, हम इसको इमर्स करते हैं वाटर में 16 घंटे के लिए। फिर क्या करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं गनी बैग से, इसके पानी वानी पोंछते हैं, जो एक्स्ट्रा पानी हमारा रिश्ता है उसको पोंछ करके हम वापस से इसको वेट करते हैं। और फिर क्या निकालते हैं, हम डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है कि हमारी ईंट ने कितना पानी सोखा है। ठीक है, डिफरेंस निकालते हैं, फिर से इसका जो वेट इंडिकेट्स करता है कि कितना अमाउंट ऑफ पानी इसने एब्जॉर्ब किया है, मतलब कितना पानी ब्रिक पी गई है। ठीक है, ये कितना नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी एक्सीड, इन केस एक्सीड 20% ऑफ इट्स वेट। हमने बताया था, अभी देखा था, अभी बात करी थी, फर्स्ट क्लास ब्रिक 20 या 20 से कम पानी सोखनी चाहिए। सेकेंड क्लास ब्रिक कितना कितना सेकेंड क्लास 22%। 22% है ना, 20 से 22%, और 22% से जो ज़्यादा पानी सोखेगी उसको हम थर्ड क्लास ब्रिक बोल देंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम क्रशिंग स्ट्रेंथ पे। क्रशिंग स्ट्रेंथ भी एक लैब टेस्ट है। ठीक है, इसमें ईंट को तोड़ा जाता है वेट लगा करके, तो इससे पता पड़ता है कि हमारी ईंट कितना लोड सहने में कैपेबल है। ठीक है, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक इज फाउंड आउट बाय प्लेसिंग इट इन कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन। CTM मशीन में हम इसको रखते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको प्रेस्ड करते हैं। कब तक, तब तक ये टूट नहीं जाती है। इट इज प्रेस्ड टिल इट ब्रेक्स। ठीक है, एज पर BIS 1077/1957, ये हमारा कोडल क्लॉज है कि उसमें दिया गया है कि कम से कम मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ, कम से कम हमारी क्रशिंग स्ट्रेंथ ईंट की कितनी होनी चाहिए, 3.5 न्यूटन पर mm²। ये सबसे कम अमाउंट की है, मतलब अगर हमारी बेकार से बेकार ईंट होती है तो कम से कम इतना लोड तो झेलने लायक होनी चाहिए, नहीं तो वो ईंट कहलाने के लायक नहीं है। द ब्रिक विथ क्रशिंग स्ट्रेंथ 7 से 14 न्यूटन पर mm² आर ग्रेडेड एज ए। क्या बोलता है ये क्लॉज, अगर हमारी कम से कम स्ट्रेंथ कितनी झेलनी चाहिए, 3.5 की, अगर हमारी ईंट 7 से लेकर 14 न्यूटन 1 mm² के ऊपर झेलती है तो इसको क्या बोलेंगे हम, ए क्लास की ब्रिक है। एंड दोज हैविंग अबव 14 न्यूटन पर mm², अगर वो 14 किलो न्यूटन से ज़्यादा या 14 से ज़्यादा हमारा लोड सहने में कैपेबल है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ग्रेडेड एज AA। वो कौन सी ग्रेड की ईंट है, AA ग्रेड की ईंट है। समझ में आई बात। जब हमने ईंट को तोड़ा था CTM मशीन में, तो एक उसमें डायल गेज था। ठीक है, सबको याद है ना। यस मैडम। अब देखते हैं हम हार्डनेस, कि हमारी ईंट का हार्डनेस टेस्ट कैसे करते हैं। ये एक फील्ड टेस्ट है ना, हम उसको कहीं भी कर सकते हैं हार्डनेस का। इन दिस टेस्ट अ स्क्रैच इज मेड ऑन द ब्रिक सरफेस। ब्रिक की सरफेस पे हम क्या करेंगे, हमारे नेल से स्क्रैच करेंगे। अगर उस पर कोई इम्प्रेशन रुकता है ऑन द सरफेस, द ब्रिक इज ट्रीटेड टू बी सफिशिएंटली हार्ड। अगर कोई स्क्रैच उस पर नहीं रहता है तो हम बोलते थे कि संतोषजनक हमारी हार्ड है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूबल सॉल्ट्स, ये क्या कराता है हमारा, ये हमारा एक लैब टेस्ट है। ठीक है,
सॉल्युबल सॉल्ट्स रहेंगे जो हमारे लवण घुलनशील रूप में अगर प्रेजेंट है तो उसको कैसे हम निकालते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, अगर हम घर बना देते हैं हमारी दीवारें कैसी हो जाएंगी, पैचेस से भरी, मतलब दीवारों पे कैसे हो जाएंगे, पैचेस हो जाएंगे, है ना, सफ़ेद धब्बे आएंगे। अगर सॉल्ट प्रेजेंट है तो पानी के कांटेक्ट में आती है दीवारें और फिर सफ़ेद धब्बे छोड़ती है। द soluble salt if present in brick will cause efflorescence। इफ्लोरेसेंस मतलब धब्बे वाली या वाइट पैचेस छोड़ना होता है इफ्लोरेसेंस। तो हम इसका टेस्ट लगाते हैं, तो ये वाला टेस्ट हमारा कैसा है, एक प्रकार का लेबोरेटरी टेस्ट है, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ ब्रिक फॉर फाइंडिंग आउट प्रेजेंस ऑफ soluble salt इन ब्रिक। कैसे हम निकालते हैं प्रेजेंस ऑफ soluble salt हमारी ईंट में,